ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाती हैं अपने कंट्री के लिए, ठीक है। लॉ मीन्स कानून। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। क्या करता है, लेजिस्लेचर ही पास करता है जो जितने भी लॉ हमारे बनते हैं, ठीक है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप जो करती है मतलब फोर्थ फंक्शन जो है वो क्या है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। क्या करती हैं पार्टीज, फॉर्म यानी कि पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट को चलाती है, ठीक है। जैसे पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन them एंड देन मेक them मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन वे दे वांट, ठीक है। यानी कि पार्टीज जो हैं वो लीडर्स बनाती हैं, मेंबर्स को मतलब चुनवा कर, जो चुनते हैं हमारे मतलब पूरे देशवासी, ठीक है। उनसे सारे इलेक्टेड होते हैं। देन आफ्टर पार्टीज काफ़ी प्रयास कर कर ही उनको ट्रेन करती हैं लीडर्स को। देन आफ्टर वो बनते हैं मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट को रन करवाते हैं जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। और पांचवा स्टेप जो ये करते हैं वो क्या करते हैं, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, क्या क्या करते हैं, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। यानी कि जो पार्टी हार जाती है, जैसे दो पार्टीज थी, उनमें से पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है। पार्टी ए जीत गई है, ठीक है, पार्टी बी जीती नहीं है, ठीक है। तो पार्टी ए जो है वो तो चलो रूलिंग पार्टी हुई, यानी कि जो अभी चल रही है पार्टी। लेकिन पार्टी बी जो है ये क्या करेगी, ये ओपोजिशन का रोल प्ले करेगी, यानी कि विरोधी पार्टी का रोल प्ले करेगी। कहने का मतलब ये कि वो डिबेटिंग करेगी, यानी कि जो कमी रह गई होगी या जो चीज़ें उस सरकार ने यानी कि पार्टी ए ने बोली थी कि हाँ मैं इस इलाके में ये करवाऊंगा, लेकिन उसने करवाई नहीं, तो ओपोजिशन पार्टी क्या करती है, जानबूझकर उनकी गलतियों को सामने लाती जनता के सामने कि इन्होंने तो ये बोला था, इसने तो करा ही नहीं है। यानी कि काफ़ी डिबेटिंग होती है, जिससे कि क्या होता है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं हमारे, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ दोबारा भी बनती हैं और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। यानी कि प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, ठीक है। ओपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट। ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट का भी ये पार्टी, ओपोजिशन पार्टीज रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और छठा जो है हमारा, वो कौन सा रोल प्ले करती है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक ओपिनियंस पे ध्यान देती है। जैसा पब्लिक के ओपिनियंस है उस पे उसकी शेप लेने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब दे रेज एंड हाईलाइट इशू, यानी कि जो हाईलाइटेड इश्यूज होते हैं ना उस सोसाइटी के या उस विलेज के या उस एरिया के, उसको हाईलाइटेड इश्यूज़ को क्या करती हैं, वही जो मैंने आपको बात बताई थी ना, वही चीज़ चलती जा रही है। वही चीज़ कहने का मतलब, एक सेकेंड, कहने का मतलब ये, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। और वो काफ़ी जो मेंबर्स हैं, इतने लैक्स ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी स्प्रेड हुए पड़े, फैले पड़े हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो एक काफ़ी सारी मूवमेंट्स लॉन्च करती है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का रेसोल्यूशन हो, ठीक है। और ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइन ऑन द लाइन्स पार्टी स्टेक, ठीक है। कहने का मतलब पब्लिक जो चाहती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है, काफ़ी चीज़ें लॉन्च करती है, काफ़ी मूवमेंट्स लॉन्च करती है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सुधर जाए, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाए, रीसोल्यूशन हो जाए, ठीक है। और वो उन प्रॉब्लम्स को मतलब जितना वो उन्होंने पहले फेस करा है अब वो उतना फेस ना करे। क्योंकि मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को तभी चाहिए ना ताकि उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट आने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी जो उन्होंने इलेक्ट करी है उसके बाद भी अगर यही हाल हो रहा है तो पार्टी को चूज़ करने का, इलेक्ट करने का क्या ही फ़ायदा, है ना। तो अब सेवेंथ फंक्शन जो वो प्ले करती है वो ये है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पार्टीज़ क्या करती हैं, प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट मशीनरीज़ और काफ़ी वेलफेयर्स, यानी कि काफ़ी फ़ायदेदार स्कीम्स को लॉन्च करती है ताकि इम्प्लीमेंट करती है
ताकि लोगों का भला हो। ठीक है, वही चीज़ कि वो मतलब लोगों के भले के लिए काफ़ी मशीनरीज़, गवर्नमेंट मशीनरीज़ प्रोवाइड करवाते, काफ़ी मूवमेंट्स लॉन्च करती है ताकि लोगों का भला हो, सोशल वेलफेयर हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ग्लोसरी लिखी हुई है रूलिंग पार्टी की। ठीक है, तो वो आपको दिख नहीं रही होगी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि रूलिंग पार्टी का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट अभी करंटली चला रही है। ठीक है, उसी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। अपोजिशन पार्टी भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये कारण ना बहुत इंपॉर्टेंट है और नेसेसिटी भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ठीक है, पहले हम उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप अपने मेरी राइटिंग पे मत जाना, सीधा मैं आपको ना रिवाइज़ करने के लिए मैंने ये 7 और लिख दिए हैं पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़े फंक्शन। ये 7 फंक्शन थे जिनकी मैंने मेन हेडलाइन लिख दिया और डिटेलिंग में मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी आप थ्योरी खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारी क्या थी, सबसे पहले अब हमारी थी कि वो क्या करता है, पार्टीज़ क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं। ठीक है, और उसके बाद लॉज बनाती है, गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और रन करती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, याद करो पॉइंट्स पे अपने। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शंस को, एंड दूसरी बात पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं, लॉज बनाती हैं और गवर्नमेंट को क्या करती है, रन करती है। देन ओपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है और शेप पब्लिक ओपिनियंस और पब्लिक स्कीम्स बनाती है। क्या क्या पढ़ा हमने, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शंस को, लॉज बनाती है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है, मेकिंग लॉज बनाती हैं। ठीक है, एंड फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ओपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है, एंड शेप पब्लिक ओपिनियन, और सातवां क्या है, लास्ट हमारा पब्लिक स्कीम्स बनाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक सेकेंड, पिछले टॉपिक भी रहता था, नेसेसिटी रहता था ना हमारा। हाँ, एक सेकेंड। अब हमें नेसेसिटी क्यों है। ठीक है, ये तो हमने पढ़े थे सारे फंक्शंस। ठीक है, ये तो मतलब पीछे जो हमने जितने भी पढ़े हैं ये सब हमने फंक्शंस पढ़े थे, लेकिन अब नेसेसिटी क्यों है इस चीज़ की। चलो नेसेसिटी पढ़ते हैं। नेसेसिटी यानी कि नीड। ठीक है, तो एक सेकेंड में पहले इसको थोड़ा कम कर लूँ। हाँ, तो नेसेसिटी मतलब है, डार्क कलर ले लेते हैं, मजेंटा ही ठीक है। ठीक है, तो नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि काफ़ी सारे फंक्शंस को प्ले करती है। ठीक है, मैं इसको सबको रब कर रही हूँ, प्ले करती है। तो चलो अब हम अब बताते हैं आंसर कि क्यों इम्पोर्टेंट है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस functions, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने सारे फंक्शंस रोल यानी कि कितने सारे फंक्शंस प्ले करती है, लेकिन अगर आज की डेमोक्रेसी में देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी जो है वो एकदम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज़। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझ भी सकते हैं, इस नेसेसिटी को हम समझ भी सकते हैं विद एग्जांपल कि अगर एक देश है वहाँ पे डेमोक्रेसी है बट पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, तो वहाँ की सिचुएशन क्या होगी, इस चीज़ को हम इमेजिन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या थी मैं, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, हर इलेक्शंस में हर एक कैंडिडेट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, सो कोई भी और प्रॉमिस नहीं करेगा पीपल को, ठीक है, कि वो कुछ पॉलिसीज़ में चेंज लाएगा। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे do in the locality, but no one will be responsible for how the country will run। ठीक है, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर सारे इंडिपेंडेंट हो गया, अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, सारी पॉलिटिकल हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा तो कोई भी हमारी इस कंट्री की क्या नहीं लेगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ही नहीं, और किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा कि कैसे संभालना है, जिससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी हमारी पूरी कंट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल अगर डेमोक्रेसी है, अगर देश को संभालना है, इतने बड़ी डाइवर्सिटी वाले देश को संभालना है, तो पॉलिटिकल पार्टीज होना इम्पोर्टेंट है। अब फटाफट आगे वाले टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी पार्टीज शुड बी वी हैव। ठीक है, एक तो इतना बड़ा लग जाता है, एक मिनट, प्यारा सा कलर चूज करते हैं कोई। ठीक है, सो हमारे पास कितनी पार्टीज हैं? वी हैव मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इंडिया ने 750 पार्टीज और उससे भी ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर कर रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ना चाहें तो वन पार्टी सिस्टम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, बुक लेके तो आप भी बैठे ही होगे। ठीक है, अपने बुक में देखो, पेज नंबर आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, पेज नंबर 50 है, पेज नंबर 50 है, इसके अंदर दिख नहीं रहा बट है। ठीक है, और यहाँ पे ना बेटा आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी दिख रही होगी, मैं एक बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे। अरे ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, एनडीए होती है और यूपीए होती है और लेफ्ट फ्रंट होती है। एनडीए के फुल फॉर्म लिख रखी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये मेनली पता है क्या होती है, अलायंस और कोलिएशन गवर्नमेंट, आपने सुना ही होगा, 9th में भी सुना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब ना मतलब अगर किसी को क्या चाहिए, कहने का मतलब अगर एक पार्टी को जितने वोट्स चाहिए बट उसके पास नहीं है उतने वोट, बट दे हैवंट, ठीक है, तो क्या करेगा वो दूसरी पार्टी के साथ मिल जाएगा और उसकी जो क्या होगी, उसके जो जितने उसको चाहिए थी, जितनी सीट्स उसको चाहिए थी उतनी उसको मिल जाएगी और वो जीत जाएगा। लेकिन अब आपको होगी कि 2 पार्टी है, गठबंधन हो गया इसका मतलब, तो हाँ वही चीज़ होती है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे अब मान लो पार्टी ए और पार्टी बी मिल गई। ठीक है, पार्टी ए और पार्टी बी मिल गई। ठीक है, पार्टी ए के ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी, कहने का मतलब वो उसके पास ज़्यादा सीट्स तो थी लेकिन उतनी नहीं थी कि जितनी उसको जीतने के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो वो पार्टी बी के साथ मिला, लेकिन पार्टी बी के पास मान लो 10 सीट थी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इसके पास मान लो 30 सीट थी, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, पार्टी ए। तो जब अगर ये इनका गठबंधन होगा, ठीक है, जब इनका गठबंधन होगा, पार्टी ए और पार्टी बी का गठबंधन होगा, तो क्या होगा, तो क्या करेगा, तो जब वो जीत जाएंगे तो मेनली जो मेजॉरिटी में थे ना, जिसके जो सीट्स थी वो मेजॉरिटी में थे, उसी की ज़्यादा चलेगी। कहने का मतलब ये कि पार्टी बी के अगर 30 सीट्स थी उसकी और उसकी 10 थी, है ना, पार्टी बी की, तो अगर देखा जाए तो अगर ये दोनों जीत जाएंगे मिलकर, जब इनका गठबंधन होगा, तो उसके बाद ज़्यादा जो डोमिनेंस में तो क्या है, कौन है मेजॉरिटी में, तो पार्टी ए है ना, पार्टी ए की सीट्स ज़्यादा है, तो पार्टी ए की ज़्यादा मानी जाएगी, लेकिन पार्टी बी की भी मानी जाएगी। ठीक है, अब जो मैं आपको कह रही थी कि 1 पार्टी सिस्टम 2 पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, तो अब हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं। 1 पार्टी सिस्टम मेनली चाइना में होती है। ठीक है, मेनली ये हमारी किस में होती है, चाइना में होती है। कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। ठीक है, ये हमारी 1 पार्टी सिस्टम, यानी कि एक ही पार्टी होती है, वही इलेक्शन को कंटेस्ट करती है और वही इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, लड़ते कि किसके साथ ही लड़ेगी, पहली बात 1 पार्टी सिस्टम है तो। ठीक है, इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम पढ़ते हैं। 2 पार्टी सिस्टम के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, तो चलो पढ़ते हैं, एक सेकेंड, अरे यार। ठीक है, तो 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 2 पार्टी सिस्टम ऑलरेडी हो रखा है, मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, बट फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे कर ही देती हूँ मार्क। ठीक है, तो 2 पार्टी सिस्टम क्या होती है, 2 पार्टी सिस्टम यानी कि हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू
फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जिनके पास जो मेजॉरिटी में विन करेगा सीट्स को, यानी कि जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी में सीट्स होगी वही गवर्नमेंट को चला सकेगा। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर टू मेन पार्टीज सीरियसली लड़ रही हैं इलेक्शंस, और जिनकी मेजॉरिटी में ज़्यादा सीट्स होंगी वही विनर होगी और वही गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, वही गवर्नमेंट को रूल करेगी, ठीक है। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, और उसी को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल्स याद रख लेना। वन पार्टी सिस्टम में कौन था? चाइना। इसमें कौन है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पे, और इसके लिए मैं यही चूज़ करूँगी, ग्रीन वाला। एक सेकेंड यार, ठीक है। अरे ठीक है, तो इफ़ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two party system have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it multi-party system। यानी कि अगर कुछ पार्टीज जो कि मतलब दो से ज़्यादा पार्टीज़ अगर इलेक्शंस लड़ रही हैं और उनके पास रीज़नेबल चांस है, यानी कि उनकी मेनली स्ट्रेंथ और पावर से रिलेटेड वो जीतेंगे, ठीक है, और गठबंधन से भी जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज़ इलेक्शंस लड़ रही हैं, ठीक है, उनका मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या आता है? हमारा इंडिया, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो मल्टी पार्टी, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर इन अ कोलिएशन, ठीक है। और उसके बाद अब इसके लिए मैं पिंक यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power is called alliance, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि जब काफ़ी पार्टीज़ मिलजुल कर मतलब मिलकर हाथ मिलाकर इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं और जीतते हैं, उसको हम अलाइंस कहते हैं, ठीक है। और अ फ्रंट, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलाइंस, यहाँ पे 3 मेजर अलाइंस हैं 2004 के पार्लियामेंट इलेक्शन से, जो कि कौन सी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस, वो जो मैंने बताई थी, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। द मल्टी पार्टी सिस्टम often appears मल्टी पार्टी सिस्टम वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि क्या होता है, अगर एक गवर्नमेंट को हमने करा, मतलब चूज़ करा, एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर हमने चूज़ करा और वो आ गई, लेकिन वो उसका हमें काम अच्छा नहीं लगा, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम काफ़ी सबको चूज़ कर उनको ट्राई कर सकते हैं कि हाँ मतलब ये अच्छी चला रहा है, तो अगली बारी भी उसको ही जिताया जाएगा, ठीक है। सो बाकी और चीज़ तो कोई यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं। अरे यार ये तो पुट्ठी है, इधर को घुमाना पड़ेगा, एक सेकेंड, एक मिनट। अब नेशनल पार्टीज़ क्या होती है हमारी? दीज आर सम, एक सेकेंड यार, these are some countrywide parties which are called national parties, ठीक है। कुछ कंट्री वाइड पार्टीज़ होती हैं जिनको कि हम नेशनल पार्टीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा कंसिडर की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। But by and large all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at national level, ठीक है। मतलब करते तो ये सारे सेम ही काम है, लेकिन ये डिसाइड करे जाते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है। वाइल द कमीशन, नीचे लिखा है, वाइल द कमीशन treats all parties equally, is offers some special facilities to large and established parties, यानी कि कमीशन जो है वो ट्रीट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली, इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली ही ट्रीट करती है, ठीक है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़, ठीक है, जो बहुत ही पहले ज़माने से चलती आ रही हैं, उनको ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। जैसे अब कांग्रेस है, कांग्रेस बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी, ठीक है। वो करीब
1885 से चलती आ रही है, ठीक है। तो वो बहुत ही पुरानी गवर्नमेंट है, तो इसीलिए ना उनके उस गवर्नमेंट के जितने भी मतलब कैंडिडेट्स हैं, जो मेजर जो मेनली जो कैंडिडेट्स जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पहले से हैं और बहुत ही पहले से इस्टेब्लिश हो रखी है और बहुत ही बड़ी है। ठीक है, दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, और उन पार्टीज को यूनिक सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल, ठीक है। और वही सिंबल को, उस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं जो ऑफिशियल, यानी कि जो मेनली जो कैंडिडेट्स हैं उस पार्टी के, ठीक है। Parties that get this privilege and some other special facilities recognized by the election commission for this purpose, ठीक है। और भाई जो मैंने आपको बताई थी कि, और ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो नीचे ये ग्रीन ग्रीन है, इतना शुक्र है ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक सेकेंड में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एक मिनट बस, मैं हल्के से कलर से कर देती हूँ, दिखेगा भी नहीं आ रही तो, अब दिख रहा है। बाकी अपने बुक में से थोड़ा मार्क कर लेना इसे, ठीक है। एक मिनट रुको, डार्क ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन पहले उसको पढ़ लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पार्टीज़ होती हैं ना, ये रिकॉग्नाइज्ड की जाती है किनके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था। दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और तभी ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहलाई जाती है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party, ठीक है। इनके वोट्स और इनका वोट्स कितनी प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग इन्हें रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, और उन्हीं के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये रिकॉग्नाइज्ड करी जाती हैं, ठीक है। अब जो हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as a state party, ठीक है। स्टेट पार्टी कौन सी रिकॉग्नाइज करी जाती है, जिनके पास 6% टोटल वोट्स होती हैं इलेक्शन में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर उसके पास 6% वोट्स होती हैं, और वो स्टेट में एटलीस्ट 2 सीट्स जीता है, वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करी जाती है। फिर से समझेंगे क्या चीज़ पढ़ाई मैंने अभी, कि स्टेट पार्टी वो रिकॉग्नाइज करी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% एटलीस्ट वोट्स होती हैं और 2% सीट्स होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज, ओके। और उन्हें ही कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। अब national party कौन से कहलाई जाती है, जिनके पास 6% टोटल वोट्स लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में होती हैं और 4 स्टेट्स उन्होंने जीती होती है, ठीक है। 4 सीट्स इन लोकसभा इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। अब वापस से इनको समझेंगे, दोनों को समझेंगे अच्छी तरह कि स्टेट पार्टी कौन से रिकॉग्नाइज करी जाती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तभी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, अपने बुक में से आप मार्क कर सकते हो सॉरी तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब स्टेट पार्टी वो रिकॉग्नाइज करी जाती है जिसके पास 6% क्या होती है, जिसके पास 6% टोटल वोट्स होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में और एटलीस्ट 2 सीट्स होती है लोकसभा में, ठीक है, वो स्टेट पार्टी कहलाई जाती हैं। लेकिन जो नेशनल पार्टी कौन से कहलाई जाती है, जिनके पास 6% टोटल वोट्स होती है इलेक्शन असेंबली में और वो 4 स्टेट्स जीत चुका हो, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट्स जीत चुकी हो और 4 सीट्स उसकी लोकसभा में हो, वो नेशनल पार्टी कहलाई जाती है, ठीक है। और यही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आगे अब हम काफ़ी सारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ेंगे और जो कि रिकॉग्नाइज करी गई हैं, ठीक है। कुछ एक सेकेंड
कुछ 7 पार्टीज़ को पढ़ेंगे जो कि क्या की गई हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, और स्टेट पार्टीज़ को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जल्द ही ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, थोड़ी देर और लगेगी बस, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को पढ़ना। ऑल इंडिया ट्राइनोमोल कांग्रेस, ठीक है। ये लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 1998 में, ठीक है, जिसकी लीडरशिप ममता बनर्जी के पास है, और ये रिकॉग्नाइज करी गई है नेशनल पार्टी 2016 से, ठीक है। और इट गोट 4.07% वोट्स एंड won 22 सीट्स, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, ठीक है। और ये देखो, इसका मेन ये जो मैं आपको 7 बताने वाली हूँ ना, ये आती हैं, ठीक है, ये आती हैं, लेकिन 1 मार्क में आती है, ज़्यादातर नहीं आती। बट इसके मेन पॉइंट्स जो कि लर्न करने चाहिए, जो लर्न होने चाहिए मेनली, वो ये है कि सबसे पहले तो इनका नाम याद होना चाहिए, इनके सिंबल याद होने चाहिए, और इनका किस मेनली ये एक और मेनली ये किस कह सकते हैं कि किस चीज़ के लिए ये मेनली बनाई गई थी, या किस पॉलिसीज़ या किस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बनी गई थी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखने वाली है, उससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आता है, ठीक है। कि मतलब पूरा तो आप याद कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी में भी काफ़ी डिटेलिंग है, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना, ये तो हम बुक में से पढ़ रहे हैं इसलिए देर लगी। अगर वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए ना नोट्स लेके आऊँ, पीपीटी बना के लेके आऊँ, जिस कारण हमारा चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये है चैप्टर बहुत इजी, लेकिन हम बुक से पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर लग रही है। बट डोंट वरी, चाहे आपका टाइम लग रहा है, लेकिन ये कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है ना, बस उतना बहुत है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल इंडिया ट्राइनोमोल कांग्रेस है, जो कि लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में। इसका मेनली क्या था, इसका ये क्या था, ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के लिए हुई थी, और ये वेस्ट बंगाल में है ज़्यादा, और अभी ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में है, ठीक है। और ये लोकसभा में लार्जेस्ट 4th पार्टी मानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके 4.07% वोट्स हैं। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम याद रखना, और इसके सिंबल याद रखना, और किसके लिए मेनली बनाई थी, ये सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म के लिए बनाई थी, और इसका लीडरशिप कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बहुजन समाज पार्टी। ये हमारे 1984 में हुई थी, और इसकी लीडरशिप कांशीराम थे। क्या है ये, आता है क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप कौन है, कांशीराम, ठीक है। और ये मेनली ना ओबीसीज, रिलीजियस मतलब माइनॉरिटीज़ और आदिवासियों में, जो दलित्स में, ये जो मतलब जो अनटचेबिलिटी, कहने का मतलब अनटचेबिलिटीज़ को कम बंद करने के लिए, या उन कास्ट को क्या दिलवाने के लिए, उन कास्ट को प्रॉपर इक्वालिटी दिलवाने के लिए ये मेन बनी थी, ठीक है। और ये किनसे इंस्पायर होके बनी थी, किनसे, साहू महाराज, महात्मा फूले, परिहार रामस्वामी, ठीक है, और बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। कि मतलब कितना अत्याचार हो रहा था दलित्स के ऊपर, मेनली ये तभी मेनली उसी बेस पे ये बनाई गई थी, और ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये लोकसभा में कितनी इलेक्शंस, टू क्या कहते, सॉरी, 2019 में, ठीक है, 3.63% वोट्स इसने, और 10 सीट्स लोकसभा में थी इसकी, ठीक है। और उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1951 में हुई थी, और उसकी लीडरशिप कौन थे, भारतीय जनासंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और ये इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ के मेनली बेस पे ये बनी थी, और दीनदयाल उपाध्याय के उनसे इंस्पायर होकर ये मेनली बनी थी, ठीक है। और कल्चर और हिंदुत्व, यानी कि मेनली किनको प्रायोरिटी देने के लिए बनी थी ये, हिंदू कल्चर को, या हिंदू कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन को क्या देने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए भी ये मेनली बनी थी। और ये ज़्यादातर टेरिटोरियल जगह पे है, जैसे जम्मू कश्मीर होगी, ठीक है, एंड काफ़ी सारी जगह पे, ठीक है।
केम टू पावर इन 1998 और ये 1998 में क्या हुई थी, पावर में आई थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल regional parties emerged as the largest with 303 members in the 2019 लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, और ये कब आई थी पावर में, 1988 में आई थी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 1925 में हुई थी और ये बिलीव करते थे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। ठीक है, जो कि मतलब सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में विश्वास रखना, कहने का मतलब। ठीक है, और ये जो थे ना, ये वीकर सेक्शन को क्या देते थे, प्रायोरिटी देते थे। तो इनका मेनली जो वो था बेस था, मतलब किस बेस पे ये मेनली बनी थी और ये क्या चाहती थी मेनली ये पॉलिटिकल पार्टीज, वो चीज़ें। ठीक है, और जैसे इसमें काफ़ी सारी हैं। ठीक है, जैसे अभी तो ये केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, काफ़ी सारी जगह पे है और इसने 1% वोट्स ली थी और 2 सीट्स ली थी 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस में। ठीक है, उसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी मार्क्सिस्ट को बिलीव करते थे उनमें और ये 1964 में हुई थी। ठीक है, और सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोजेस इम्पीरियलिज्म।